लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी संदीप सौरभ सर के साथ हूँ, जो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। आज मैं इन पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। मैं इनसे इन्फ्लुएंस हूँ इस बात के लिए कि इतने कम उम्र में कैसे ये विधायक बन गए। देखने से तो पता ही नहीं चलता है कि ये विधायक हैं। सर, सबसे पहली बात है कि राजनीति सर आप इतने कम उम्र में इतने कैसे आप कब से शुरू कर लिए? एक तो बाबा बागेश्वर जी 9 साल की उम्र में शुरू किए, तो आज 26 साल की उम्र में इतने बड़े तपस्वी बन गए कि लोग कह रहे हैं कि वो है। तो आपने क्या किया नहीं है? देखिए जिसको राजनीति कहते हैं हम लोग, वो तो मास्टर्स की पढ़ाई जब हमने शुरू की, हुँ। बीए तक हमें नहीं पता था। अच्छा, बीए तक आपको पता नहीं था? बीए तक हमको राजनीति के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। हम ठीक। सिर्फ पढ़ने लिखने वाले और हाँ, खूब पढ़ने वाले लड़के थे। जी, 16 घंटा तक हम पढ़ाई करते थे ठीक पहले है। जब हम पटना में थे। हुँ, और यहाँ से निकल कर के जब हम दिल्ली मास्टर्स की पढ़ाई करने गए, हुँ, हिंदी लिटरेचर चूँकि हमारा सब्जेक्ट था, हुँ, और हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई में सिलेबस के भीतर इस तरह की चीज़ें होती हैं हुँ, कि आपको पॉलिटिकल जुड़ाव और वैचारिक विचारधारा का एक जुड़ाव हुँ, आपका स्वतः होता है। और हुँ, जेएनयू का जो माहौल था हुँ। उसमें बहुत आसानी से ये सब आप चीज़ें जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएट हैं? हाँ, मैं मेरा मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी ये सब जेएनयू से है। वहाँ के छात्र संघ में मैं 2 बार कन्वीनर रहा हूँ और 1 बार महासचिव रहा हूँ यूनियन का। अच्छा, जेएनयू में? जी। ठीक है। हाँ, तो 2007 से मैं जुड़ा हूँ। हुँ, 2007 में मैं आइसा से जुड़ा और उसी साल के अंत में मैं फिर सीपीआई-एमएल से जुड़ा, हुँ, जो हमारी पार्टी अभी है। हुँ, और 7 से लेकर के अभी 20 तक हुँ, लगातार हम सीपीआई-एमएल का जो स्टूडेंट विंग है, हुँ, छात्र संगठन है, उसमें काम करते रहे। हुँ, 15 में मुझे राष्ट्रीय महासचिव की ज़िम्मेदारी दी गई, हुँ, सीपीआई-एमएल का स्टूडेंट विंग का, हुँ। और वो अभी तक चल रहा है। अच्छा, वो अभी तक कंटिन्यू है आपका? जी। सीपीआई से आप जुड़े हुए हैं? सीपीआई से नहीं, सीपीआई-एमएल एमएल से? दोनों अलग-अलग पार्टियाँ हैं। लेकिन सर, जो एमएल की बात कर रहे हैं, तो इन पर बहुत सारे विवाद उठते हैं कि ये उग्रवादी पार्टी है या ये दहशत फैलाती है, ये खून-खराबा इस तरह की पार्टी को माना जाता है, जो अगेंस्ट पार्टी है, इस तरह की बातें। लेकिन इसका आप लोग जुड़े हुए हैं, हम इसको समझना चाहते हैं कि रियलिटी क्या आप लोग माँग क्या करते हैं? जो ग्राउंड लेवल में क्या माँग है आप लोग की? देखिए, अब कहने वाले तो बदनाम करने वाले तो करेंगे, लेकिन आप समझिए कि एमएल सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ती है। हुँ, हुँ, जो पार्टी उग्रवादी संगठन होगा, क्या वो चुनाव लड़ेगा? हुँ, हुँ, तो लेकिन ये बात सच है कि भाई माले का तो संघर्ष वाली पार्टी रही है। हुँ, हुँ, लंबे समय से बिहार के भीतर भूमिहीनों का लड़ाई, हुँ, सामंतों के खिलाफ मज़दूरों की बात, हुँ, जो खेत मज़दूर हैं उनकी बात, हुँ, उनके हित की बात, ये हुँ, सब करते हुए माले ने लंबे-लंबे आंदोलन किए हुए हैं। हुँ, कई बड़ी-बड़ी ताकतों को हमने पछाड़ा है। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं कि हम लोग हिंसा भड़काने वाले पार्टी हैं, बल्कि समाज में सबसे निचला तबका जो है, हुँ, हुँ, जिसको विकास की सारी परिभाषाओं से बाहर कर दिया हुँ, गया है, उस तबके की आवाज़ बन कर के हम लोग आए हैं। हुँ, हुँ। और यही कारण है कि बिहार में आज सीपीआई-एमएल को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। हुँ, सारे लोग जो गरीब लोग हैं, वो जानते हैं। जानते हैं कि माले पार्टी उनका पार्टी है। हुँ, हुँ। तो कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है। पॉलिटिकल में आप अपने आप को इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? देखिए, हम तो इन्फ्लुएंस बड़े-बड़े आइकॉन जो देश के सामने हैं, जैसे? भगत सिंह हैं। हुँ, भगत सिंह की जो विचारधारा आप पढ़िएगा, हुँ, तो वो तो छात्र और राजनीति को जिस तरीके से समझते हैं, हुँ, छात्र और राजनीति बल्कि उनका एक चैप्टर ही है, हुँ, उनका एक लेख है। हुँ, या मैं नास्तिक क्यों हूँ, हुँ, जो तर्क की बात करते हैं। या वो देश में आज़ादी से जो इनकलाब से जो मतलब निकालते हैं कि इनकलाब का मतलब क्या है? हुँ, हुँ, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण बंद कर देगा, जब एक समूह दूसरे समूह का शोषण बंद कर देगा, हुँ, और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण बंद कर देगा, तब इनकलाब है। हुँ, ये जो परिभाषा भगत सिंह की है, हुँ, तो हम लोग तो वही देखते आ रहे हैं कि भाई शोषण के इतने लेवल बने हुए हैं, हुँ, हुँ, इतने आधार बने हुए हैं, उसके खिलाफ आवाज़ अगर हम बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो जिसको समझ रहा है वो तो बुलंद करेगा। हुँ, और इसी तर्क से, इसी समझदारी से हम लोगों ने कहा कि नहीं, फुल टाइम एक्टिविज़्म करेंगे। हुँ। और छात्र राजनीति में बल्कि मैंने पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छा किया, ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ाई-लिखाई ज़ीरो था और देखिए मैंने आप छोड़ ज हाँ, दिया। यही बात पर आने आप जेएनयू गए पीएचडी करने के लिए, एमफिल किए, एमए किए। आप कह रहे हैं कि 2007 से हम ये हुए। एमए जेएनयू में जाने के बाद ही आप पॉलिटिकल में डाइवर्ट कैसे हो गए? देखिए, जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, जो हमारी पार्टी की राजनीति है, इस राजनीति को करने से आपका जो है एकेडमिक्स मजबूत हो जाता है। आप बोलना सीखते हैं, आप समझना सीखते हैं, आप चीज़ों को पढ़ना सीखते हैं, उसको ज़मीनी स्तर से हाँ। आर्टिकुलेट करना सीखते हैं। जैसे आप समझिए, मैं जेएनयू में जब गया था तो 2007 में एडमिशन लिया, हुँ, तो उस टाइम पे तो ओबीसी आरक्षण नहीं था। हुँ, लेकिन जेएनयू के अंदर एक क्राइटेरिया था जिसके तहत मुझे ओबीसी का 5 पॉइंट मिला, तो एडमिशन मेरा हुआ उसके चलते ही। हुँ, लेकिन जब एक बार जेएनयू में हम घुस गए, हुँ, तो जब हम एमफिल और पीएचडी का एंट्रेंस दिए, हुँ, तो जेएनयू के लिए कोई इंटरनल कोटा वहाँ पे नहीं होता हुँ, है कि वहीं के बच्चों के लिए कुछ सीट है। हुँ, सब फिर से एग्ज़ाम दीजिए। हुँ, उसमें मेरा रैंक 1 आया जनरल में, अच्छा। रिटेन में। हुँ, हुँ, एक्टिविज़्म करते हुए, हुँ, हुँ,
एक्टिविज्म करते हुए फुल टाइम काम करते हुए मेरा जेआरएफ हुआ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप वो हुआ। ये सब करते हुए मुझे मगध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी हुई। मैंने हालांकि ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, आपको जॉब हो चुकी थी? हाँ, मेरा 2017-18 में मेरा जॉब हो चुका था मगध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का। लेकिन पार्टी ने कहा कि आप स्टूडेंट फ्रंट पे अच्छा काम कर रहे हैं तो आप यहीं कीजिए। तो उस समय यही तय हुआ कि हमको नहीं ज्वाइन करना है, तो हमने ज्वाइन नहीं किया, हम काम करते रहे। तो पढ़ाई और एकेडमिक्स माने पॉलिटिक्स और एकेडमिक्स, ये लेफ्ट के भीतर आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त इनका तालमेल है, जुड़ाव। सिर्फ एकेडमिक्स में जो लोग लगे हुए हैं, वो शायद उतना एकेडमिक्स को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं, जितना कि कोई लेफ्ट का आइडियोलॉजी को समझा हुआ व्यक्ति एकेडमिक्स को समझ सकता है। तो इसी समझदारी से हम लोग बढ़ते गए आगे। ये जेएनयू में जो कन्हैया कांड हुआ था, उस समय आप थे वहाँ पे? हम तो थे, कन्हैया कांड क्या था वो तो बहुत सोची समझी उस समय के जो वाइस चांसलर थे उनका प्लानिंग था, बल्कि उनको अपॉइंट ही इसीलिए किया गया था। 26 जनवरी को उनका अपॉइंटमेंट हुआ, जगदीश कुमार नाम है उनका, अभी यूजीसी के चेयरमैन हो गए हैं। तो 26 जनवरी का उनका अपॉइंटमेंट होता है और उस दिन से वो लगे हुए हैं कि क्या करें और 9 फरवरी को एक कार्यक्रम जो हर साल होता था, उस कार्यक्रम में झूठ सच परोस करके वीडियो को एडिट करवा करके पूरा आरएसएस का चैनल में उसको डाल करके और उस कांड किया गया। तो उस प्रोटेस्ट में आप शामिल थे क्या? प्रोटेस्ट नहीं था, वो कार्यक्रम एक संगठन। कार्यक्रम में शामिल थे? नहीं, मैं शामिल नहीं था, वो छोटा सा संगठन वहाँ पे था। अच्छा, उसको आप जब वहाँ ग्राउंड कैंपस में थे, थोड़ा सा आप अपने स्तर से उसको क्लियरफाई कीजिए। या तो हम भी सुने कि एडिट पार्ट से वो बहुत सारा एडिट पार्ट है, क्योंकि अगर वो सच्चाई होता तो आज कन्हैया कुमार जेल में होता, जिस तरह से उसके विरोध में है। तो वो सच्चाई क्या था, वहाँ पर था? कन्हैया कुमार तो वहाँ था ही नहीं। कन्हैया कुमार था ही नहीं वहाँ वो पर? तो वहाँ नहीं था ना, वो तो अपने हॉस्टल में सोया हुआ था। कार्यक्रम किसी और समूह का था और वो समूह का कार्यक्रम उसी समय नहीं हुआ था, कई एक बार हुआ है। तो आप कोई कार्यक्रम करने के लिए, कार्यक्रम चूंकि हो गया, तब यूनियन के प्रेसिडेंट को पकड़ लेते हैं, दोषी तुम हो। अब यूनियन का प्रेसिडेंट बेचारा अपने हॉस्टल में खा पी करके सोया हुआ है, कार्यक्रम कहीं और है। कार्यक्रम है वहां से, जहां से उसका हॉस्टल, वहां से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर वो कार्यक्रम हो रहा है, और वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे। कार्यक्रम में 10 लोग हैं, अपना करके चले जाते थे। उसी तरह का था, कोई उसमें लोचा नहीं था। लेकिन जी टीवी को घुसा करके वाइस चांसलर ने, जो कैंपस के अंदर बिना परमिशन के नहीं घुसता था, एबीवीपी के लोग, वाइस चांसलर और मोदी जी का जो खास मीडिया चैनल है, ये सब मिल करके ये प्लान किया गया। जेएनयू का एक एक स्टूडेंट जानता है कि ये साजिशन तरीके से एक कैंपस को खत्म करने का साजिश है। और उसके बाद से देखिए जेएनयू का हालत क्या हो गया। सिर्फ जेएनयू का नहीं, बल्कि जितना देश के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जहां से एजुकेशन, जहां से नॉलेज का एकदम खुला प्रवाह निकलता है, हर तबके के लोग पढ़ सकते हैं। हर तबके के लोग पढ़ सकते हैं। आप समझिए कि जेएनयू का खासियत क्या है। वहाँ 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जेएनयू में, जिनका आर्थिक आमदनी जो है वो बहुत ही कम है। वो सब एमसीएम लेने वाले बच्चे हैं। तो बहुत गरीब लोग जेएनयू में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पे फीस ज़्यादा नहीं है। 162 रुपये फीस है। हर सेमेस्टर में 6 महीने में 109 रुपये फीस देना पड़ता है। यही चीज़ सरकार को अखर रही है कि इतना सस्ता यूनिवर्सिटी अगर खुला रहेगा तो गरीब लोग वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, और गरीब लोग जब पढ़ लेंगे तो वो हक की बात करेंगे ही। अमीर लोग तो है नहीं कि विदेश चले जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे। और ऐसे भी मोदी सरकार का तो सबसे बड़ा यही खासियत रहा है कि इनको कोई असहमति का स्वर नहीं चाहिए। ये जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उससे अलग आप मत कहिए, नहीं तो आप सेडिशियस, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। तो ये सब साजिश के तहत जेएनयू को खत्म किया गया। और सिर्फ जेएनयू पे थोड़ी हुआ, उसके तुरंत बाद एएमयू पे हुआ, उसके तुरंत बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे हुआ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, पटना यूनिवर्सिटी में हुआ। लगातार इस तरह की घटनाएं कैंपसेस को एक तरह का वार जोन, युद्ध का मैदान बनाने की प्लानिंग थी सरकार की। एजुकेशन को इन लोगों ने दुश्मन की तरह ट्रीट किया है आज भी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनको वार जोन बना दिया है। क्योंकि कल परसों के बजट में जो एजुकेशन का जो बजट है, सबसे कम बजट जो है ना एजुकेशन पे ही दिया गया है। इस सरकार के साथ संकट क्या है, अगर लोग पढ़ लेंगे, अगर लोग रिसर्च करने लगेंगे, लोग तर्क और विज्ञान पे बात करेंगे, तो आरएसएस और बीजेपी के पॉलिटिक्स को कोई मानेगा क्यों? उनका पूरा पॉलिटिक्स जो है वो अंधविश्वास पे टिका हुआ है, बिना तर्क पे टिका हुआ है। वो पुराण को इतिहास बताते हैं, जो मिथक है उसको कहानी बताते हैं, उसको इतिहास बताने लगते हैं। वो राम को ऐतिहासिक कैरेक्टर बताते हैं। राम तो ऐतिहासिक कैरेक्टर नहीं थे, वो तो एक चरित्र हैं, पात्र हैं, वो तो एक पौराणिक कथा के पात्र हैं। आप उसको इतिहास से जोड़ने लगिएगा तो ये पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे कि साजिश चल रहा है। किसी तरीके से पढ़ने नहीं देना है, तभी हमारा टीम बना रहेगा, तभी लोग मोदी मोदी करते रहेंगे।
तो ये तो बीजेपी शिक्षा विरोधी है, ये उसकी बाध्यता भी है। अच्छा, अब लास्ट सवाल ये रहेगा, कहीं भी हम लोग बैठते हैं, गाँव घर में कहीं भी बैठते हैं, तो अगर 10 आदमी बातचीत कर रहे हैं, तो एक सवाल उठता है, पॉलिटिक्स कर रहे हो क्या यार? तो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स का जो इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन होता है उसको मतलब गलत नज़रिए से। तो ये कब सुधरेगा ये लोगों में? क्योंकि आप युवा हैं और एक संदेश दीजिए कि युवा पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं चाहिए? ये आप ये भ्रम को कब खत्म किया जाएगा? देखिए पॉलिटिक्स को तो ये जो डेफिनेशन आप कर रहे हैं कि हमारे साथ लग रहा है कि पॉलिटिक्स कर दिया, ये जो डेफिनेशन सेट किया हुआ है, ये खास पॉलिटिकल घराना उसका सेट किया हुआ है। क्योंकि पॉलिटिक्स को लोग ऐसे ही जानता है, ऐसे ही मानता है। एक दूसरे का चप्पल दबा करके आगे निकलना, चींटी काट करके आगे निकल जाना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति को जिस तरीके से परिभाषित मैं समझता हूँ कि किया जाता है, समाज जो है वो अलग-अलग तबकों में बँटा हुआ है और अलग-अलग तबकों में बँटा हुआ है, अलग-अलग क्लास है समाज का, कोई मज़दूर क्लास है, कोई किसान क्लास है, कोई उद्योगपतियों का क्लास है। तो इन सारे अलग-अलग क्लासों का जो हित है, उसकी टकराहट आपस में जो उनका टकराहट है, उनका जो आपस में सामंजस्य होगा, समझौता होगा, टकराहट होगा, विरोध होगा, ये राजनीति है। तो राजनीति कहने से अपने आप में इनफ नहीं है, बल्कि राजनीति किसकी राजनीति? आप किस तबके की बात कह रहे हैं? तो अगर आप सबसे गरीब तबके की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, तो आपकी राजनीति बहुत बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ धार्मिक पंडे जो हैं, जो उन्माद फैला करके अपना रोजी-रोटी कमाने वाले लोग हैं, या सिर्फ उद्योगपति जो अडानी और अंबानी हैं, अडानी का देख ही रहे हैं आप लोग क्या-क्या सच्चाई सामने आ चुका है, उनकी बात कर रहे हैं, तो राजनीति तो ठीक नहीं है। तो राजनीति का डेफिनिशन होगा कि आप किस क्लास का हित की बात कर रहे हैं, उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो ये राजनीति तो करना चाहिए, बल्कि नए यूथ नहीं राजनीति करेंगे और जो जनता के दर्द को समझ पढ़े-लिखे को देखिए मैं उतना महत्व नहीं देता हूँ। पढ़ लिख करके आदमी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। अनपढ़ जो कम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी राजनीति को अच्छे से जान सकते हैं। वो समाज से कितना आपका एफ़िलिएशन है, कितना जुड़ाव है, आप किसी थर्ड पर्सन के दर्द को महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो यही मैं जानता हूँ। तो ये थे संदीप सौरभ सर थे, बहुत सारी बातों की है, अपनी बायोग्राफी के बारे में बताया, राजनीति के बारे में बताया। उनका कहना है कि पढ़े-लिखे लोग से कोई मतलब नहीं है, अगर आप दूसरे के दर्द को, दूसरे को संवेदन को समझते हैं, समाज के संवेदन को समझते हैं कि क्या आपकी कष्ट है, तो आप राजनीति कीजिए। स्वच्छ राजनीति आपके हाथ में है, आज की युवा पीढ़ी के हाथ में है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।